दोस्तों नमस्कार। वी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे इस एपिसोड पॉडकास्ट पंचायत में आज हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस अधीक्षक छतरपुर के श्री अगम जैन जी। अगम जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अगम जी, हमारा आपसे एक प्रश्न है कि छतरपुर से आपका क्या नाता रहा है और अभी आप कितने वर्ष से यहाँ पर हैं और कैसा कार्यकाल रहा है। लगभग 1.5 वर्ष के आसपास यहाँ पर हुआ है। और यहाँ के लोगों का बहुत ही आत्मीयता सभी से मिली है। और निश्चित ही कुछ चैलेंजेस थे, उसको लेकर के हम सब ने, पूरी टीम ने मिलकर के कई यहाँ पर टास्क कंप्लीट किए हैं। हम सबका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि आमजन में विश्वास की भावना हम ला सकें और जो क्रिमिनल्स हैं उनमें भय बनाए। जैसा कि हमने सुना है आपकी साहित्य में काफ़ी रुचि रही है और आपने काफ़ी किताबें भी लिखी हैं। थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे, कौन कौन सी किताबें आपने लिखी हैं। जी, मैं पहले तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, उस समय कुछ किताबें हम लोग पढ़ते रहते थे, जी। तभी से साहित्यिक रुचि बनी। और विगत 3-4 वर्षों में ज़्यादा बुक्स की तरफ रुझान हुआ। और जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस समय जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे उसको लेकर के एक डिकोड यूपीएससी और हिंदी में मिशन यूपीएससी, उसी का ट्रांसलेशन, ये एक पुस्तक आई है। और जी। एक नॉवेल है कभी गांव कभी कॉलेज, जो हिंदी युग्म पब्लिकेशन से आई है। तो ये दो पुस्तकें हैं जी। जो लिखी गई। ये पब्लिश भी हुई है। हाँ, दोनों पुस्तकें पब्लिश हुई हैं और दोनों को अभी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। जैसे आपकी साहित्य में रुचि रही है, तो क्या वजह रही फिर आप एक पुलिस ऑफिसर बने, आईपीएस का रास्ता चुना, इसकी क्या वजह रही। साहित्यिक रुचि शुरुआत से एक हॉबी की तरह ही थी। जी। और मुख्य उद्देश्य, मतलब जो मुख्य हमने कॉलेज के टाइम से तैयारी की, वो यूपीएससी की तैयारी की थी और उसी के लिए प्रिपरेशन था। तो देखते थी, फिर उसमें सिलेक्शन हुआ और आगे सर्विस अलॉट। आपका जैसे लगभग 1.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, क्या क्या चुनौतियां आई आपको यहाँ पे। बहुत सारी यहाँ पर चुनौतियाँ थी। और लेकिन लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला, टीम का बहुत अच्छा सहयोग मिला। मुख्य रूप से चूंकि यूपी बॉर्डर लगता है, जी। तो हमेशा एक ये संभावना रहती है कि ऑफेंसेस क्रॉस बॉर्डर ना हो, वहाँ से लोग यहाँ आकर के घटना करें, यहाँ के लोग वहाँ जा कर के घटना करें। ग्रामीण क्षेत्र में एवं अन्य स्थानों पर भी फायरिंग संबंधी इंस्टेंसेस हमको मिलते थे, तो उनको चेक करना, उन पर रोकथाम करना एक अपने आप में चैलेंज था। और खजुराहो जाना भी जाता है कि यहाँ पर छतरपुर खजुराहो के नाम से जाना जाता है, तो टूरिज़्म एक यहाँ पर बहुत बड़ा हब है। बागेश्वर धाम यहाँ पर है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग भी यहाँ पर श्रद्धा से आते हैं। तो उन दोनों स्थान पर भी बहुत अच्छे से व्यवस्थाएं बनी रहे। फिर समय समय पर यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम होते हैं, जैसे जटाशंकर एक बड़ा तीर्थ है, वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। छतरपुर शहर में भी त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। रामनवमी का बड़ा जुलूस जी। निकलता है, ईद का एक बड़ा कार्यक्रम होता है, और रामलीला, दशहरा, गणेश जी के उत्सव और नवदुर्गा भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो इन सबको अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, ये हमारे उद्देश्य था। ये चुनौतियां थी जिनको हमने अभी तक तो अच्छे से निभाने का प्रयास किया है। जैसा कि दिनों पर दिन देख रहे हैं, क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, क्राइम काफी बढ़ रहा है, इसके क्या वजह मानते हैं, क्या सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा कारण है इस ग्राफ के बढ़ने का। जब हम ओवरऑल डाटा एनालिसिस करेंगे जैसे ईयर एंड में, तो जी। मुझे लगता है कि कई हेड्स ऐसे होंगे जिसमें कि क्राइम कम हुआ होगा। जैसे ऑफ लेट हम लोग देख रहे थे, हत्या में कमी आई है पिछले समय से। और भी कई ऐसी चीज़ें जिसमें कमी आई है कुछ, लेकिन विषय हैं जिसमें बढ़ोतरी भी हुई है निश्चित ही। सोशल मीडिया और मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच सब तक है, तो उससे क्राइम बढ़ा है, ऐसा भी कोई एग्जैक्ट एनालिसिस तो नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि लोग जागरूक हो गए हैं। कई घटनाएं जो पूर्व में रिकॉर्ड नहीं होती थी, अब रिकॉर्ड हो जाती हैं। कई घटनाएं जिसमें थोड़ा बहुत इंटरप्रेट करके गलत घटना बताई जा सकती थी, अब वो नहीं होता, क्योंकि वीडियो है आपके सामने, आपको पता है कि किसने किसके साथ मारपीट की है। तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी आई है सोशल मीडिया के कारण। लेकिन ये बात भी सही है कि जो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर किसी व्यक्ति के बारे में बिना पूछे, बिना जाने, उनके व्यक्तिगत चीज़ों को अनावश्यक शेयर नहीं किया जा सकता। नाबालिग हैं, वयस्क नहीं हुए हैं, महिला संबंधी विषय हैं, तो उनमें और विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो ये बात है कि सोशल मीडिया आने के बाद में सभी की जिम्मेदारी बढ़ी है और उसकी चुनौती है, उसके लिए हमारी टीम तत्पर है। आपने कई योजनाओं के तहत कार्य किया है, जैसे आपने मोबाइल चोरी जो होते थे, लोगों के गुम हो जाते थे, उनको भी काफी आपने मात्रा में निभाया है।
अवैध हथियारों के प्रति आपने काफ़ी काम किया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक बड़ा चैलेंज था अवैध हथियार और उसका उसको दिखाना, सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करना, स्टेटस बनाना ताकि लोगों में भय बनाया जा सके। तो इसको हमने अभियान के तौर पे लिया, अभी भी चल रहा है और अभी भी हमारी हेल्पलाइन इसमें जारी है कि कोई भी यदि एक तो अवैध हथियार है तो उस पर तो 100% कार्रवाई होनी ही है। पिछले समय में लगभग 500 के आसपास ऐसे हथियार हमने पकड़े हैं। उसकी चेन भी पकड़ी है, कहाँ से वो लोग खरीद रहे हैं, कौन उसको बना रहा है। लेकिन यदि लाइसेंसी हथियार भी है और उसका भी दुरुपयोग कर रहे हैं किसी को डराने के लिए और धौंस जमाने के लिए, तो उस पर भी हमने कार्रवाई कराई है और उसमें सस्पेंशन कराए हैं। साथ ही मोबाइल के बारे में जैसा कि आपने बताया, तो पिछले समय में 550 से अधिक मोबाइल हमने रिकवर किए हैं। मोबाइल गुमना और हम उनको वापस यदि करा पाते हैं तो उनके चेहरे पे जो मुस्कान होती है उसको देख करके हमारी टीम को और अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिलता है, जो कि हम लोग कर पाते हैं। अवैध हथियार कहाँ से आते हैं? इनकी आज तक पुलिस तह तक क्यों नहीं जा पा रही है? उनके जो कारखाने या जो फैक्ट्री चल रही है, उनकी तह तक क्यों नहीं पहुंच पाई है आज तक पुलिस? अवैध हथियारों का निर्माण कहाँ से होता है, ये एक प्रश्न रहता है हर जब भी हम किसी हथियार को पकड़ते हैं तो उसमें, और कईयों बार हम उसके तह तक पहुँचते हैं। पिछले समय में लगभग हमने 12 से 15 फैक्ट्री जो हैं अलग अलग स्थानों पे छतरपुर या आसपास के क्षेत्र में चल रही थी, उनको पकड़ा है। हर बार हर व्यक्ति उसको बता नहीं पाता क्योंकि चेन उसकी लंबी होती है, उसने किसी से खरीदा होता है, फिर उसने किसी से खरीदा होता है और वो व्यक्ति कई बार ऐसा होता है कि उसकी डेथ हो गई तो वो चेन बीच में टूट जाती है, तो हम एंड तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन मैक्सिमम हमारा ये प्रयास रहता है कि चेन पूरी कंप्लीट हो और फाइनल कहाँ से हथियार निर्माण होकर के पहुंचे हैं वहां तक हम पहुंच पाए। अभी तक ऐसे कितनी फैक्ट्री आपने कारखाने पकड़े हैं? एग्जैक्ट नंबर पिछले समय में लगभग हम 20 के आसपास हमने ये कार्रवाइयाँ की हैं। और जब भी हम पकड़ते हैं हमेशा ये बाय डिफ़ॉल्ट सभी को निर्देश है कि यदि कट्टा या अवैध हथियार कोई पकड़ा गया है तो उसका निर्माण कहाँ हुआ है, उसको जानने का पूरा प्रयास करना है। आपने पुरानी चोरियों का भी काफ़ी खुलासा किया है। जो 20 से 25 वर्ष पूर्व की चोरियां हुई थी, उनका खुलासा आज हुआ है। तो कैसे आप इस तह तक पहुंच पाए और कैसे इन फाइलों का दोबारा से ओपन हुई? उसमें सिर्फ चोरी नहीं है, बहुत सारे अपराध हैं। जी। तो लगभग ऐसे हमने बहुत सारे आरोपी हैं जिनको पकड़ा जो कि 1 साल से पुराने थे और 20-25 साल तक के पुराने थे। तो 2000 वर्ष का भी कुछ ऐसे लोग थे जो फरार थे और उनको हमने गिरफ्तार किया। 2005 के थे, 2010 के थे, 2015 के थे, से लगा करके 2023-24 तक के भी कई लोग थे जो फरार थे। तो हमारा ये न्याय पथ नाम से एक अभियान था जिसमें हमारा उद्देश्य था कि जो पुराने लोग हैं या जो फाइलें हैं जिस पे हम फोकस नहीं कर पाए हैं, तो पूरी टीम मिलकर के एक साथ बैठे। हम लोग डेली सुबह मीटिंग करते हैं, पूरा जिले की पूरी टीम, और उसमें हम लोग फिर यही डिस्कशन करते हैं कि किन में हम गिरफ्तारियां कर पाए हैं, उन डायरियों की वर्तमान में क्या स्थिति है और जिसमें नहीं हुई है उसमें अभी तक की कार्रवाई क्या हुई है, हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं, किस एंगल पे और काम करने की आवश्यकता है। तो उससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अभी आज ही मुझे लगता है कि एक दो और भी संभावना है कि 8 या 9 साल पुराने अपराधी हैं, जी। उसमें हम लोग खुलासा कर पाएंगे। एक बहुत आम समस्या है यातायात की। इसमें हमने देखा है कई बार पुलिस चेकिंग अभियान भी लगाती है, हूटर्स के प्रति कार्रवाई करती है, ब्लैक फिल्म के प्रति कार्रवाई करती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है और फिर बंद हो जाती है। फिर कोई एक हादसा होता है और फिर नई रूपरेखा से फिर दोबारा जांच पड़ताल शुरू की जाती है। तो ये नियमित तौर से चेकिंग अभियान क्यों नहीं चलाया जाता पुलिस द्वारा? यातायात व्यवस्था बेहतर बनी रहे, इसमें मेरा ये सोचना है। एक तो हम लोग प्रतिदिन हमारे अभी चेकिंग चलती है, अलग अलग स्थान बदल बदल करके चेकिंग चलती है। जो लोग छतरपुर शहर के रहने वाले हैं उन्होंने देखा भी होगा कि बस स्टैंड पर, फव्वारा चौक पर, पन्ना नाके पर, छत्रसाल पर और दिन के समय आकाशवाणी चौराहे पर, यहाँ पर आपको कोई ना कोई मिनिमम मिलेगा ही। 2 से 3 रहें, लेकिन यदि महलन पर, यहाँ पर हम कम से कम प्रयास करते हैं कि इन मेन पॉइंट्स पर तो हमारा फोर्स रहे ही रहे। लेकिन मेरा ये सोचना है कि यातायात व्यवस्था एक ऐसी चीज़ है जो कोई एक विभाग या कोई एक डिपार्टमेंट करवा देगा, ऐसा नहीं है। वो हम सबको एक समाज के तौर पर सोचना पड़ेगा कि हम सबको यातायात के नियमों का पालन करना है। पुलिस सामने खड़ी है इसलिए हेलमेट पहनना है, या 250 रुपये का चालान कट जाएगा इसलिए हेलमेट पहनना है, तो ऐसे जबरन हम नहीं करा पाएंगे। जी, कराएंगे तो बिल्कुल। जब सामने पड़ेगा चालान दे देगा, लेकिन यदि मौका पड़ेगा तो चुपचाप से निकल भी जाएगा। ये अपने अंदर ही सबके अंदर इनबिल्ट होना चाहिए कि हमारी सुरक्षा के लिए, सड़क पे चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करना, हेलमेट, सीट बेल्ट, रेड लाइट पे रुकना, ये सारी चीज़ें हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है।
जब एक हम सब के अंदर ये सेंस आएगा, ट्रैफिक सेंस, हम सब ये मान करके चलेंगे कि हमें नियमों का पालन करना है, तो उसमें पुलिस विभाग, नगर पालिका विभाग, प्रशासन विभाग, हम सब मिलकर के फिर उसको बेहतर करा पाएंगे। पिछले दिनों में बेहतरी हुई भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, लोगों का भी सहयोग मिला है। हेलमेट बैंक्स हमारे यहाँ पर बने हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, जन जागरूकता रैलीज में लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। हमारे यहाँ जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है, जो कि खुद आगे आकर के ट्रैफिक संभालने में हमें सहयोग कर रहे हैं। अभी मेले में उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाई हैं। राहगीर एक योजना है जो कि बहुत ही अच्छी योजना है। यदि एक्सीडेंट होता है और हम सहयोग करते हैं तो उसमें 25,000 रुपये तक का इनाम शासन के द्वारा दिया जाता है। गोल्डन आवर मतलब कि घटना होने के अगले 1 घंटे के अंदर यदि हमने व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दिया तो ये अच्छी संभावना रहती है कि उसका बेहतर इलाज हो जाए और उसकी जान बच जाए। तो ये सब चीज़ें हम सब मिल करके यदि इसको काम को करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि छतरपुर और इन टोटल हमारे जो राज्य है वो यातायात व्यवस्था में बहुत अच्छा करेगी। जैसा कि आपको छतरपुर में 1.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, छतरपुर से 4 विधायक और 1 मंत्री भी यहाँ से आते हैं। ऐसे में राजनीतिक दबाव आपके ऊपर कितना रहता है? अपने यहाँ से 6 विधायक जी हैं और सभी जनप्रतिनिधि हैं। जी। तो दबाव संबंधी एज सच तो कोई विषय नहीं है। ये बात है कि चूंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो कई विषय उन तक पहुंचते हैं और वो हमको अवगत कराते हैं। और वैधानिक तौर पर उन विषयों में निश्चित ही कार्रवाई की जाती है। कई विषय ऐसे भी होते हैं जो हमसे बाय चांस छूट गए और वो अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, तो उनके द्वारा हमको अवगत कराया जाता है कि यहाँ पर एक ऐसा विषय है, तो हम उसका भी संज्ञान लेते हैं और सब ये तालमेल से एक साथ मिल करके बेहतर करने का सभी प्रयास करते हैं। तो आपके ऊपर मतलब किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं रहता है आपकी कार्यशैली में? ऐसा कहीं कोई महसूस नहीं हुआ, बल्कि मुझे लगता है कि हम सब मिल करके बेहतर करने का ही प्रयास करते हैं। और हमारे संज्ञान में कभी कोई ऐसा विषय आता भी है कहीं भी किसी भी तरह से कि ये सही है या गलत है, तो हम सही का ही पक्ष लेने का प्रयास करते हैं, सही का ही पक्ष लिया जाता है और जो हमारे कानून है उसके तहत ही कार्रवाई की जाती है। अगम जी, अंत में एक प्रश्न, जो युवा पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सबको यही बताना चाहूँगा कि जितना पुलिस में चार्म दिखता है उतनी ही जिम्मेदारी भी है। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं निश्चित ही आना चाहिए। एक ही हमें लोगों की सेवा करने का बहुत अच्छा अवसर प्रदान करने वाली सेवा है पुलिस सेवा, और इसके माध्यम से हम बहुत ही इंटीरियर तक और दूर दूर तक लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन साथ ही हमें ये भी समझना है कि जिम्मेदारी वाली सेवा है। हम इसलिए पुलिस में नहीं आ रहे हैं कि हम अपने लोगों को बचा लेंगे या चालान कटने से रोक लेंगे या टोल टैक्स पे कोई बच जाएगा। हम इसलिए पुलिस में आ रहे हैं कि हम लोगों के पास जा पाएँ, उनके दुख दर्द में शामिल हो पाएँ और अपराध को कम कर पाएँ। जो भी आपराधिक तत्व है वो यदि हमसे भय खा रहा है, डर रहा है, तो हमारा सेवा करना सार्थक है। अगम जी, हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।